सो गाइस, स्वागत है आप सबका सेकंड पार्ट में इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट। प्रीवियस पार्ट में हमने ये दोनों स्टोरीज तक कवर कर लिया था चैप्टर अपना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट से। आई होप आपको पिछला पार्ट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको इनकेस पिछले पार्ट में कुछ भी क्लैरिटी का इशू रहा है तो आप वहीं से दोबारा वो पार्ट देखिए, आपको डेफिनेटली आई होप समझ आएगा। नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो चलिए गाइस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से पढ़ते हैं हम। टर्म्स ऑफ क्रेडिट से क्या समझ आता है हमें? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे लोन दिया जाता है। बिल्कुल, अब लोन दिया जा रहा है तो कुछ कंडीशंस तो होंगी, उन कंडीशंस पे लोन दिया जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मोड ऑफ पेमेंट आ सकता है, मतलब पेमेंट करने का ज़रिया, पैसे देने का ज़रिया आ सकता है। इंटरेस्ट रेट आ सकता है, इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट आ सकता है, और कई कंडीशंस आ सकती हैं। और आपने कोलैटरल का भी नाम सुना होगा। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। सिक्योरिटी लोन के लिए, मतलब हमने लोन ले लिया, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ गिरवी रख ली, जिसे हम कहते हैं ना कोलैटरल, मतलब गिरवी रखना। तो इट बेसिकली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। कोलैटरल जो है वो एसेट होता है जो बोरोवर ओन करता है। बोरोवर ओन करने से मतलब क्या है मेरा, कि जो पैसे ले रहा है, जो उधार ले रहा है, वो ओन करता है उसका मतलब जो उधार ले रहा होता है उसी का तो सामान होता है जो गिरवी रखा हुआ होता है, वही तो गिरवी रखता है। किसके पास गिरवी रखा जाता है वो सामान? जिस जो जिससे वो उधार ले रहा है। अब वो बैंक भी हो सकती है, वो कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है ना। अब कोलैटरल में मतलब गिरवी हम क्या क्या रख सकते हैं? जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब बैंक में जो डिपॉजिट्स है उन्हें भी गिरवी रखा जा सकता है, बिल्कुल। और कई चीज़ें। तो ये जो कोलैटरल होता है, ये जो सामान हम गिरवी रखते हैं, ये गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है लेंडर के द्वारा, जब तक लोन रीपेड नहीं किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि जो कोलैटरल है, जो सामान हमने गिरवी रखा है, वो हम एक गारंटी, एज ए गारंटी यूज़ करते हैं टू द लेंडर अंटिल द लोन इज़ रीपेड। मतलब आप हमारा ये सामान रख लो, मेरे कहने का मतलब है आप हमारा ये सामान रख लो, ठीक है। अब आप मेरे को इतने पैसे दे दो, अब जब तक मैं आपके पैसे वापस ना करूँ तब तक आपके पास ये गारंटी है कि मेरा सामान है आपके पास। यही तो है इसका मतलब। ओके, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी हमने समझ लिया, कोलैटरल भी समझ लिया। अब दोनों की एक बार हम इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा होता है इजी वर्ड्स में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम कह सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ लोन इज गिवन। इट मे इंक्लूड द मोड ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंडीशंस। और बात रही कोलैटरल की, तो कोलैटरल, it means security against loan. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, livestock, vehicle, deposits with bank, etc., and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. मतलब जब तक लोन चुकाया नहीं जाता तब तक वो एक गारंटी के तौर पर उसे यूज़ करता है। अब क्रेडिट अरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं। क्या तरीके होते हैं और कैसे कैसे अलग अलग टाइप के बोरोवर्स होते हैं, मतलब उधार लेने वाले भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। कोई किसी से उधार ले रहा है, कोई किसी से उधार ले रहा है। तो हर केस में क्या होता है, हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं, अब ये भी ज़रूरी है। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, रूरल मतलब जो गाँव देहाती एरियाज़ होते हैं, इन रूरल एरियाज देयर मे बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। वहाँ अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बोरोवर्स के लिए, मतलब अलग अलग तरह के उधार लेने वाले व्यक्ति, मतलब पर्सन्स के लिए अलग अलग कैटेगरी अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। और कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स का मतलब है कहीं ना कहीं कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो उधार लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं मनी लेंडर से।
वो भी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, एट हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे, मतलब जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है मेन इशू बनता है, मेन कॉज बनता है किस चीज़ का, डेट ट्रैप का। अब डेट ट्रैप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, फिर भी मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब डेट ट्रैप का मतलब होता है जैसे कि आपने कर्ज़ा ले लिया, या तो आपने बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लिया, या फिर आपने प्रीवियस कर्ज़ा आप चुका नहीं पाए तो उसके लिए आपने नया कर्ज़ा ले लिया। अब नए कर्ज़े से जो आपने पैसा मिला था आपको, वो आपने किसी काम में लगाया, उस काम से अर्निंग तो हुई, पर वो आपकी इतनी हुई कि आप उससे बहुत कम पोर्शन चुका पाओगे पिछले कर्ज़े का, तो आप फंस गए। तो इस सिचुएशन को, या इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं डेट ट्रैप। अब देखा जाए तो एक और क्रेडिट अरेंजमेंट होता है, वो होता है लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स की बात कहाँ से आ गई इसमें? अब जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स से भी तो लोन ले सकते हैं, लेते हैं। फार्मर्स गेट लोन्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स से जो फार्मर्स लोन लेते हैं वो उन्हें थोड़े कम ब्याज दर पे मिलता है कंपैरेटिवली किसके, मनी लेंडर्स के। और जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें भी एक वादा मिलता है। क्या वादा मिलता है, किससे मिलता है, किस चीज़ का वादा होता है? जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें वादा मिलता है फार्मर्स की तरफ से कि जो फार्मर हैं वो अपना हार्वेस्ट या फिर अपने क्रॉप्स जो हैं वो ट्रेडर को बेचेंगे। ठीक है, ट्रेडर ने लोन दिया लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ट्रेडर को वादा मिल गया फार्मर की तरफ से कि जो फार्मर का क्रॉप्स होंगे या फिर जो हार्वेस्ट होगा वो ट्रेडर को बेचेगा वो फार्मर। तो हम क्या कह सकते हैं, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, फार्मर्स गेट लोन्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। द ट्रेडर्स ऑल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफर फ्रॉम द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम। यही तो कह सकते हैं हम। अब तीसरे तीसरे क्रेडिट अरेंजमेंट पर आ जाते हैं हम, वो होता है लोन फ्रॉम बैंक्स। इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वे टू टेक लोन्स। ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद तरीका होता है लोन लेने का। अब भाई बैंक कोई काम कर रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई वो रिश्तेदार है जो आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लोन दे देगा। तो वो बैंक जो है काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, मतलब बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोन ले लेते हैं बैंक से किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, मतलब कुछ सामान गिरवी रखा आके अगेंस्ट सिक्योरिटी और कोलैटरल फ्रॉम बैंक्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। और जो उनके रीपेमेंट टर्म्स होते हैं वो भी काफ़ी ईजी होते हैं, एंड एट ईजी रीपेमेंट टर्म्स। तो हम कह सकते हैं लोन फ्रॉम banks, it is the most trusted way to take loans. Medium and large farmers take loans against security from banks at very low interest rate and at easy repayment terms, है ना। अब चौथी बात आती है क्रेडिट अरेंजमेंट्स की, किसकी, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं वो लोन लेते हैं किससे, एम्प्लॉयर्स से, मतलब जो उन्हें काम पे रखते हैं उनसे। और वही लोन अदा करने के लिए, मतलब टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट, लेबरर जो हैं वो लैंड ओनर के लिए काम करते हैं। सिंपल, हमने आपको लोन दिया, आपने हमारे लिए काम करा हमारा लोन और इंटरेस्ट चुकाने के लिए, बात ख़त्म। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, landless laborers take loans from their employees and to repay the loans and interest the laborers work for landowners. That's what we can say here. अब बात आती है, आपने नाम सुना होगा कोऑपरेटिव्स का ओके। अब मैं आपको पहले लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्टोरी आपको पढ़ लेनी चाहिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स का। अभी मैं आपको इसी के बारे में समझा रहा था थोड़ा इजी वे में, मतलब जिससे आपको स्टोरी ना पढ़नी पड़े एक तरीके से, पर फिर भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी ये तो मैं आपको समझा ही दूंगा पूरा। अब बात आती है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स की। अब जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं,
वो रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं कोऑपरेशन के लिए कुछ एरियाज़ में। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज़, है ना। और इन्हीं डिपॉजिट्स के साथ वो जो ये डिपॉजिट्स होते हैं ना, या ये जो रिसोर्सेज होते हैं, वो इन्हें मतलब ऐसे सामान यूज़ करते हैं गिरवी रखने के तौर पर। दे यूज़ दिस डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल। जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो लोन ले लेते हैं, मतलब एक बड़ा लोन ले लेते हैं बैंक से इन्हीं चीज़ों को गिरवी रख के। अब जो उन्हें लोन मिला, मतलब जो फंड आया उनके पास, वो उन्हें किस काम के लिए यूज़ करते हैं? वो उन्हें यूज़ करते हैं लोन देने के लिए। किसे? मेंबर्स को, कोऑपरेटिव्स के, है ना। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कृषक कोऑपरेटिव, आपने नाम सुना हो। कृषक कोऑपरेटिव जो है लोन देता है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, और फिशरीज़ के लिए, एक्सेट्रा, एंड सर्टन मैनी थिंग्स। अब हम कह सकते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स का मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज। पूल मतलब कलेक्ट। Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. With these deposits as collateral, the cooperatives obtain a large loan from the banks. These funds are used to provide loans to members. For example, Krishak Cooperative provides loan for the agricultural implements, cultivation, agriculture trade, and fisheries, etc. ठीक है, तो आप ये स्टोरी पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है। फिर भी आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और बुक पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप हमारी बुक से, हमारे वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं। और नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अचानक से मैं कौन से टॉपिक पे आ गया, यही सोच रहे होगे ना आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किस चीज़ के? क्रेडिट के, इंडिया में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अब कहीं ना कहीं फॉर्मल इनफॉर्मल से आप समझ सकते हो, क्या हम कह सकते हैं कि फॉर्मल कोई वो चीज़ है जो रूल्स एंड रेगुलेशन से चले, या फिर एक तरह कैसे सुपरवाइज्ड हो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट और समथिंग एल्स। और इनफॉर्मल सेक्टर में हम क्या कह सकते हैं? जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी चीज़ का प्रॉपर, और है भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मतलब एक्सप्लॉइट करा जा सकता है किसी भी पर्सन को या बोरोवर को, है ना। अब हम थोड़ा और ब्रीफ से पढ़ते हैं। जो क्रेडिट सोर्सेज होते हैं, मतलब जो क्रेडिट लेने का सोर्स होता है इंडिया में, वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की। अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर में आता है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, जहाँ पर लोग क्रेडिट दिया जाता है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। और इसके कुछ फीचर मैं आपको और बताता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा माइंड में, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका इसके रिगार्डिंग। तो जो आपका फॉर्मल सेक्टर होता है वो लोन प्रोवाइड करता है लोअर रेट पे कंपैरेटिवली इनफॉर्मल सेक्टर के। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये है कि कोलैटरल सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन्स, मतलब गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ लोन लेने के लिए, ठीक है। बिना गिरवी रखे आप लोन नहीं ले सकते। इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी, ओके, इट इज़ मैंडेटरी, व्हाट यू कैन से। तो ये सेक्टर जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रन करता है, और कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है या फिर गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो इसे सुपरवाइज करता है। अब वही बात आती है यहाँ, दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई सुपरवाइज करता है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें इंक्लूड करे जाते हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स वेयर
Credit is given with complete documentation. Its features are as follows. It provides loan comparatively at a lower rate. Collateral security is required to obtain loans. This sector is mainly supervised by Reserve Bank of India. It includes banks and cooperative societies. This is all what we can say regarding the formal sector credit. अब बात आती है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर मैंने आपको समझाया था, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता प्रॉपर कुछ मेंटेन रेगुलेट सुपरवाइज करने के लिए, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या हम ले सकते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं आपके मनी लेंडर, फ्रेंड्स और ट्रेडर्स और लैंड ओनर्स और कई चीज़ें, रिलेटिव्स वगैरह एक्सेट्रा। और जो इसके फीचर होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये जो है इनफॉर्मल सेक्टर वो चार्ज करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली किस चीज़ किनके, मतलब किसके? फॉर्मल सेक्टर के। इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपैरेटिवली किसके? फॉर्मल सेक्टर के। और कई बार ऐसा होता है कि कोलैटरल मतलब कुछ सामान गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कभार लोन लेते टाइम। सम टाइम कोलैटरल इज़ नॉट नीडेड वाइल ऑब्टेनिंग लोन। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होता है ये सब सुपरवाइज करने के लिए। इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय नन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब बात आती है कि आरबीआई का क्या रोल होता है फॉर्मल सेक्टर में। अब हमने इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट पढ़ लिया, अब बात आती है कि आरबीआई का रोल क्या होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर के अंदर आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है। तो आरबीआई जो है इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो लोन दें, ना कि सिर्फ उन्हें जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हों, मतलब जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हों या जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन हों, ना कि सिर्फ उन्हें ही लोन दें, बल्कि उन्हें भी लोन दें जो छोटे कल्टीवेटर्स होते हैं और जिनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वालों को। और दूसरा रोल आरबीआई का ये होता है फॉर्मल सेक्टर में कि बैंक्स जो होते हैं ना, उन्हें रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। किस चीज़ के रिगार्डिंग द लेंडिंग, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करा जाता है लोन पे, और कई चीज़ें आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है वो रिपोर्ट। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर के बारे में, मतलब फॉर्मल सेक्टर में जो आरबीआई का रोल है उसके बारे में। बैंक को जो है मेंटेन करना पड़ता है क्या? मिनिमम कैश बैलेंस। किस में से? डिमांड डिपॉजिट्स में से जो आरबीआई के साथ होता है उनका। बैंक को मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स दे हैव विद आरबीआई। आरबीआई ये फंक्शन परफॉर्म क्यों करता है? आरबीआई परफॉर्म्स दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन मार्केट। आरबीआई ये फंक्शन क्यों कंट्रोल करता है? आरबीआई ये फंक्शन इसलिए कंट्रोल करता है जिससे वो मार्केट में जो फ्लो है ना मनी का, सर्कुलेशन ऑफ मनी जिसे आप कह सकते हो, लिक्विडिटी कह सकते हो, उसे कंट्रोल कर पाए। Banks have to maintain a minimum cash balance out of the demand deposits they have with RBI. RBI performs this function in order to control the liquidity in market. अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपनी मदद खुद करने वाले ग्रुप्स। किस चीज़, किन के लिए? पुअर के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पुअर फॉर द पुअर, इसका क्या मतलब है? पहले हम ये समझते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है लोगों का, यूजुअली जो सेम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उन लोगों का, है ना। सो वी कैन से सेल्फ हेल्प group is a group of people usually belonging to the same social and economic background. अब जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले मेंबर होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ये मिलते हैं और पैसे सेव करते हैं रेगुलरली, मतलब रेगुलरली पैसे सेव करते हैं अपनी काबिलियत पे, मतलब जिनकी उनकी काबिलियत है, जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी काबिलियत है, उसी हिसाब से तो करेंगे पैसे सेव। दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी। अब जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे लोन भी ले सकते हैं ग्रुप से ही,
क्यों 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 लेंगे लोन भाई? लोन कोई क्यों लेता है? अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, है ना। और जो ये ग्रुप होता है ये काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे, किससे? मनी लेंडर्स से। So we can collectively say self-help groups for the poor. Self-help group is a group of people usually belonging to the same social and economic background. They meet and save money regularly as per their ability. Members of the group can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest less than that is charged by the money lenders. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक और काम करता है। क्या काम करता है वो भी हम समझते हैं। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक हाथ बढ़ा रहा है मदद का, किसकी तरफ? विमेन को, औरतों के लिए। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो ब्लॉक्स बिल्ड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूरल पुअर के लिए। रूरल पुअर से क्या मतलब है? जो गांव के गरीब लोग हैं उनके लिए। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो ना कि सिर्फ वुमेन की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, बल्कि रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं इन ग्रुपों की, जो कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिस पे डिस्कशन हो सके और एक्ट कर सकें वो लोग अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे। सोशल इश्यूज़ जैसे कि हम कह सकते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और कई चीज़ें, ठीक है। सो हम कलेक्टिवली यहाँ कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू वुमेन। Self help groups are building blocks of organization for the rural poor. Not only do the SHGS का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प वुमेन टू फाइनेंशियली become independent. Regular meetings of the group provide a platform to discuss and to act on a variety of social issues such as health and nutrition etc. ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हैं हम इस चैप्टर के अब, जो कि है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश क्या है, क्या काम है इसका, सब समझते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का मतलब है वो बैंक है, ओके। अब वो किस चीज़ के रिगार्डिंग काम करता है ये भी समझते हैं हम। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश बताता है हमें वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, सबसे ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक सक्सेस स्टोरी बताता है। क्या सक्सेस स्टोरी है वो भी समझते हैं, कि वो पुअर तक पहुंचता है। ऑफ रीचिंग द पुअर, किस चीज़ के लिए पुअर गरीबों तक पहुंचता है? उनकी क्रेडिट नीड्स मीट करने के लिए रीजनेबल रेट्स पे। रीजनेबल रेट्स, क्रेडिट नीड्स, क्या मतलब है सबका समझाता हूँ मैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है वो सबसे मतलब ये कहानी बताता है सक्सेस स्टोरी, सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी, कि वो गरीबों तक पहुंच रहा है। किस लिए पहुंच रहा है? उनकी जो लोन लेने की मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती बेसिकली पुअर लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, या फिर गांव वालों के पास, कि वो एक रीज़नेबल प्राइस पे या रीज़नेबल रेट पे, रीज़नेबल का मतलब है लेने लायक रेट पे लोन ले पाएँ, क्रेडिट जैसे हम कहते हैं, टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। और ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है इसका फाउंडर कौन है, किसने इसे फाउंड करा था? सो इट वाज फाउंडेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी ने इसे फाउंड करा था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है पीस के लिए 2006 में। और जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है वो 2018 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के 9 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे, 9 मिलियन से भी ज़्यादा। कहाँ तक? लगभग 81,600 विलेजेस तक, 81,600 गाँव तक 9 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के 2018 में, जो कि पूरे बांग्लादेश में फैले हुए थे। जो पुअर विमेन हैं, जो गरीब औरतें हैं ना, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि वो भी रिलायबल
बोरोवर्स हैं मतलब ट्रस्टेड बोरोवर्स हैं, वो खाली मतलब पैसा डुबाना नहीं जानते, कुछ करना भी जानते हैं। एज दे हैव स्टार्टेड एंड रन अ वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने स्टार्ट करा है और वो कामयाब भी हुए हैं कुछ काफ़ी अलग अलग तरह की स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ रन करने में, मतलब छोटी छोटी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ रन करने में। ओके, सो गाइज़ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर करना हो, कमेंट करिए। ये आपका ही चैनल है, हम पहुंचाएंगे आप तक कंटेंट। You need not to worry. Okay, so peace out, bye bye, sayonara, have fun.